दोस्तों बीएसएनएल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था पिछले कई सालों के अंदर और 17 सालों में तो उन्होंने जो लास्ट के बीते हैं उसमें प्रॉफिट देखा ही नहीं था। कुछ इस तरीके से बुरा हाल कर रखा था प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान के रेट इतने ज़्यादा बढ़ाए तो सभी लोगों को बीएसएनएल का ध्यान आया कि अगर चीपर प्लान चाहिए तो बीएसएनएल के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग बाग बीएसएनएल पे जंप कर गए, जिसकी वजह से बीएसएनएल दिसंबर के क्वार्टर के अंदर फाइनली 17 साल के बाद में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ जो कि करीबन 262 करोड़ रुपए का था। और हम यही कह सकते हैं कि भैया ये पिछले साल के क्वार्टर की बात की जा रही है। और उस वक्त में तो चलो एक मुहिम छेड़ी गई थी कि भैया बीएसएनएल पे पोर्ट होना है सभी को, अगर इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से बचना है तो तब तक का तो ठीक है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई हैं, जहाँ पर वीआई को भी लोगों ने देखा होगा कि भैया उन्होंने भी कई सारी स्कीमें निकाली हैं 4G प्लान्स को लेके, जिसकी वजह से कई सारे लोग वीआई पे भी शिफ्ट हुए थे। और बीएसएनएल का थोड़ा सा डिक्लाइन वहाँ से हुआ था कि भैया कई सारे लोगों ने बीएसएनएल से निकल गए क्योंकि नेटवर्क का इशू था और कई सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से बीएसएनएल को छोड़ के वीआई पे शिफ्ट हो गए थे या फिर किसी और नेटवर्क पे शिफ्ट हो गए होंगे क्योंकि उनको नेटवर्क मिला नहीं होगा। लेकिन अभी का तो चलो क्वार्टर ये है कि प्रॉफिटेबल है, लेकिन आने वाली जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लगेगा कि बीएसएनएल का हाल क्या है। क्योंकि बीएसएनएल इंप्रूव तो करता चला जा रहा है, लेकिन पता नहीं फिर भी कई सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि नेटवर्क का इशू अभी भी है बीएसएनएल के साथ में। लेकिन फिर भी हम तो चाहेंगे कि भैया बीएसएनएल ही राज करे इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर से, क्योंकि बीएसएनएल के प्लान सस्ते होते हैं और सरकारी है, जिसकी वजह से हमें इसका फायदा मिलता है। तो बीएसएनएल के ऊपर भैया पैसे तो लगा रही है गवर्नमेंट, करीबन 6000 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं इनके 4G नेटवर्क को सुधारने के लिए और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है बीएसएनएल की, जो कि आई थिंक कंटिन्यू रहनी चाहिए। और एक बार नेटवर्क इंप्रूव हो जाए और हर जगह अगर सही 4G के कनेक्शन मिलने लग जाए तो आई थिंक कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इनके सामने नहीं टिक पाएगा, बेशक से वो 5G लेके बैठे हो अपने पास। क्योंकि बीएसएनएल भी 5G पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, लेकिन 4G तो स्ट्रॉन्ग करो पहले। दोस्तों एक अमेरिकन ऑथर है एशले सेट क्लेयर, जो कि 13वें बच्चे की मां बन चुकी है एलोन मस्क के। जी हाँ, आप भी हैरान हो जाएंगे कि एलोन मस्क कब रुकेगा, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि 5 महीने पहले मैंने एलोन मस्क के 13वें बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि ये 13 के 13 इन्हीं से नहीं है, बाकी भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब किसी से 2 किसी से 3, इस तरीके से एलोन मस्क ने कई सारे बच्चे कर रखे हैं। तो ये इनका 13वां बच्चा है जिसको इन्होंने छुपाए रखा था। इन्होंने कहा कि ये मैंने डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया था ताकि बच्चे की प्राइवेसी मेंटेन करी जा सके और इसी के साथ साथ उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके, जिसकी वजह से हमने डिस्क्लोज नहीं किया था। फिलहाल के लिए एलोन मस्क ने इस क्लेम को ना डिनाई किया है ना इसके ऊपर कोई रिप्लाई दिया है। लेकिन इस महिला का बताया जा रहा है कि भैया ये मैनहट्टन के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस बिल्डिंग है, जो कि $12,000 से लेकर $15,000 पर मंथ का रेंट दे के ये वहाँ पर रह रही है, जो होते हैं करीबन 10-12 लाख रुपए के करीब में होते हैं अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए। और ऊपर से इनके पास में टेस्ला का साइबर ट्रक भी है। तो मतलब कि जिसके ऊपर एक लंबी चौड़ी बुकिंग चल रही है, वो भी इनके पास में जैसे ही लॉन्च हुआ था तभी आ गया था। तो इससे कई चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि हाँ जी एलोन मस्क का हाथ है इनके ऊपर, जिसकी वजह से लग्जूरियस लाइफ जी रही है। मतलब ये इससे थोड़ा सा लोगों को लगा कि भाई ये हो सकता है कुछ ना कुछ, और इन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया जब मीडिया ने मतलब थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करनी शुरू की, तो इन्होंने खुद ही एक्स के ऊपर डाल दिया कि हाँ जी मैं ही हूँ एलोन मस्क के 13वें बच्चे की माँ। दोस्तों यूएस अब हर कंट्री के अंदर जहाँ से भी इलीगल इमिग्रेंट्स उसकी कंट्री के अंदर आए हैं सभी को धीरे धीरे करके भेज रहा है। तो 104 इंडियंस आ चुके थे 1-2 हफ्ते पहले, और अब 120 इंडियन आज रात लैंड करेंगे अमृतसर के अंदर, जिसमें से मोस्टली पंजाब और हरियाणा से। ये करीबन 60 पंजाब से हैं, 30 हरियाणा से, और बाकी जो भी हैं जो कुछ महाराष्ट्र से हैं, गोवा से, गुजरात से, तो इस तरीके से है बाकी के। लेकिन मोस्टली 2 जगहों से ही हैं, पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर अमृतसर के अंदर ये प्लेन लैंड करेगा। 120 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसके अंदर और धीरे धीरे और आने हैं। मतलब तो करीबन 18,000 तो कन्फर्म ही है कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी गिनती है, करीबन लाखों में है ये संख्या, जिसमें टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन यूएस ने एक नेशनल इमरजेंसी मिशन छेड़ रखा है कि भैया इलीगल इमिग्रेंट्स को अपनी कंट्री से निकालना है। और ऊपर से जो मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर जो वॉल है उसके ही साथ में उन्होंने बॉब वायर भी डाल दिए, जो कि कई साल से ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको डालना मना कर रखा था। लेकिन अब ट्रंप के आते ही ट्रंप ने कहा कि जो करना है करो, क्योंकि उस वॉल से कूदने के बाद में बंदे सीधे ही रेत पे या फिर लैंड होते थे। लेकिन अब उस जगह पर बॉब वायर लगा दिया गया, अगर कोई ऊपर से कूद के नीचे भी आएगा तो सीधा बॉब वायर में ही अटक जाएगा और
कट फट जाएगा, जिसके बाद में वो वहीं पड़ा रहेगा और उसके बाद में कोई अगर पेट्रोलिंग का आता है तो उसको छुड़वाएंगे और उसके बाद में वापस वहीं भेज देंगे जहाँ से आया है। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि यूएस जाने का अब इलीगल रास्ता उतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त तक हुआ करता था, क्योंकि ट्रंप ने तो मुश्किलों पे मुश्किल पैदा कर दी अब इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कि एक तो तुम ये बॉब वायर वगैरह हर चीज़ करके किसी तरीके से पहुंचो उस कंट्री के अंदर और उसके बाद में तुम्हें तुरंत ही भेज दिया जाएगा वापस की निकलो। दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया था जैसे उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था कि भैया गूगल मैप जी आप अपना जो गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाते हो जिस एरिया को, उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दो। तो उन्होंने कर भी दिया, तो क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उन्होंने साइन कर दिया था इसके ऊपर, जिस बात से मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया जी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा है कि हम गूगल के ऊपर अब लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि वो हमारा एरिया, हमारी सॉवरेनिटी है, एटलीस्ट हमारे कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी समुद्र आता है वो हमारे एरिया के अंदर आता है, हमारे रीजन के अंदर आता है, वहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे लीगल राइट्स को यहाँ पर हर्ट किया गया है ये नाम चेंज करके, जो कि नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये सिर्फ यूएस के यूजर्स के लिए किया गया है कि यूएस में जो भी गूगल मैप को देखेगा उसको वहाँ पर गल्फ ऑफ अमेरिका ही दिखाई देगा, लेकिन बाकी के दुनिया में किसी भी देश से कोई बंदा देखेगा तो उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको ही दिखेगा। लेकिन फिर भी भाई हर्ट तो होगा ही, किसी देश की जगह को आप उसका नाम चेंज करके दिखा रहे हो, तो मतलब ये एक गलत चीज़ है जो कि उनके साथ में हुआ और उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है कि ये सही नहीं है और हम गूगल के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। दोस्तों वैसे तो केमिस्ट की दुकान हमारी हर गली लुक्कड़ में खुल रखी है, लेकिन फिर भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शायद लोगों को निकलने का मन नहीं करता होगा घर से कि भैया फ्लैट से उतर के दवाई लेने चले जाएं। तो यहाँ पर ज़ेप्टो ने एक सर्विस शुरू करी है फार्मेसी की और वेलनेस स्पेस की, जहाँ पर आप अब बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद में प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग भी इनसे मंगवा सकते हो और ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर वाली ड्रग्स भी इनसे मंगवा सकते हो। हालांकि जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई होगी उनका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में ही वो बताएंगे कि आपको देनी है या फिर नहीं देनी। और ऊपर से जो अनप्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग है, मतलब कि ओटीसी वाली है, ओवर द काउंटर ड्रग है, जो कि कोई भी ले लेता है कि भैया मुझे सर्दी हो रही है दवाई दे दो, बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल दे दो, तो इस तरीके की दवाइयों को भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको दिक्कत लगती है तो भैया फोन पे कंसल्ट करके भी आप दवाई का पूछ सकते हो ओवर द काउंटर वाली। दोस्तों मोदी जी यूएस विजिट पर हैं और जहां पर उन्होंने कई सारे यूएस के डेलीगेट्स से बात करी और एलॉन मस्क से भी मिले और इसी के साथ साथ ट्रंप से भी मिले और आपने कई सारे इंटरव्यू भी देखे होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, जिसमें से एक में हमने ये कहते हुए सुना था ट्रंप को कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे कई सारी कंट्रीज के ऊपर जिनके टैरिफ अक्सर हाई रहते हैं। तो इंडिया भी उसमें से एक है कि इनके जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। देखने को आपको मिलता ही होगा कि भैया टेस्ला की कारें एंटर नहीं हो पा रही यूएस के अंदर क्योंकि 100% टैरिफ उन पर लगाया जा रहा है। तो वो इनडायरेक्टली उसी की बात कर रहे थे कि भैया कई सारी कार कंपनियां यूएस की इंडिया नहीं जा पा रही हैं और वो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एलॉन मस्क की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि एलॉन मस्क के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं ट्रंप और ट्रंप को जितवाने में एलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, तो भैया वो भी इनडायरेक्टली मदद तो करेंगे। तो खैर मोदी जी से बात तो हुई है एलॉन मस्क की, तो देखो क्या होता है टेस्ला कार का। लेकिन हाँ, ट्रंप ने ये कहा है कि भैया हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं उन कंट्रीज़ के ऊपर जिनके टैरिफ हाई हैं यूएस के ऊपर, क्योंकि हम तो भैया उतना टैरिफ लगा नहीं रहे हैं उनके आइटमों पे, लेकिन वो उतना ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं कि भैया हमारी कंपनियां एंटर तक नहीं कर पा रही हैं उस कंट्री के अंदर। तो भैया ये बात कर रहे हैं टेस्ला की, कार्स की, इंटरनेट की और कई सारी प्रोडक्ट्स की, जहाँ पर इंडिया तो लगा देता है 100% टैरिफ, लेकिन I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States. And I think it's actually fair for India. ये नहीं लगाते हैं उनके ऊपर टैरिफ, कैसे लगाएंगे भैया? इंडिया की कोई कार कंपनी यूएस में है ही नहीं, इंडिया का कोई इंटरनेट वाला यूएस में है ही नहीं, तो ये कैसे लगाएंगे? तो वहाँ पर तो खैर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं चला पाएंगे, लेकिन फिर भी इंडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है बाहर की कंट्रीज़ पे, ताकि इंडियन मार्केट को कोई बाहर की कंपनी डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसी वजह से इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है। वरना आप अगर स्मार्टफोन का एग्जांपल ले लो तो आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन किस कंपनी के बिकते होंगे? आई थिंक चाइनीज़ कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपना नाम कर रखा था, अब जाके शायद सैमसंग का आया, आईफोन का आया, तो ये बिक रहे हैं इस वक्त में सबसे ज़्यादा। लेकिन चाइनीज़ कंपनियां पीछे नहीं थी, चाइनीज़ कंपनियां बिल्कुल वैनिश कर देती इंडियन मार्केट को। तो इसी वजह से इस तरीके के टैरिफ लगाए जाते हैं ताकि एक कंट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट है
उसको बचाया जा सके, ना कि अपने फ़ायदे के लिए लगाया जाता है कि अच्छा ये बेचने आया तो इस पे लगाते। तो ये नहीं होता है रीज़न। तो यहाँ पर आई थिंक इंडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों, किस आइटम पे कौन सा टैरिफ इतना ज़्यादा लगा रखा है। जैसे कि कार पे हो गया, अगर कार की टैरिफ कम कर देंगे तो भैया चाइनीज़ कंपनियाँ आ जाएंगी, क्योंकि तो वो मर रहे हैं यहाँ पर एंटर करने से, और यूएस भी आ जाएगी तो भैया इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी वजह से इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है।